नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का एमजीसीआई के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लास्ट एफएलटी टेस्ट जिसका दिनांक 26/4/2026 है, जिसका केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी सारी तैयारी को कंप्लीट कर रखा है। बस आपको आपकी आने वाली नीट एग्ज़ाम की बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, जो कि आपका जल्द ही ख़त्म होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस टेस्ट पेपर के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस विकल्प में केवल एम्फोटेरिक क्या है बेटा, ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब बेटा उभयधर्मी, और उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों ऑक्साइडों के गुणधर्म हो, अर्थात ये एसिड बेस से रिएक्शन कर क्या अपना सॉल्ट वाटर बनाते हो। ठीक सर, तो यहाँ पर हम देखें हमारे पास पहला SN2 जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, बट SiO सिलिका का ऑक्साइड जो है हमारा एक स्लाइटली क्या एसिडिक ऑक्साइड है, बहुत कम अम्ली क्या है ये ऑक्साइड। अब ऐसा ही SiO2 ये भी एक अम्लीय ऑक्साइड है। हमसे क्या कहा जा रहा है, दोनों एम्फोटेरिक चाहिए। हमारा SnO2 और लेड का जो ऑक्साइड है, क्या ये दोनों ही सर उभयधर्मी प्रकृति के हैं। ये दोनों ऑक्साइड किस प्रकृति के हैं, उभयधर्मी के। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ CO हमारा यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या एक उदासीन ऑक्साइड है, और यहाँ फिर से सिलिकॉन का ऑक्साइड है जो कि स्लाइटली क्या एसिडिक होता है। तो हमारे लिए दोनों ही उभयधर्मी क्या सी ऑप्शन के अंदर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है देखें, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में विद्युत चालकता किस कारक पर निर्भर नहीं करती, है ना बेटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब हम कहना चाहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलना चाहते हैं बेटा, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है सर। अब विद्युत अपघटनी सेल के लिए सबसे पहला क्या बोला उसने, विद्युत अपघटिकी सांद्रता। तो हमारा प्रति सेंटीमीटर इकाई आयतन के अंदर क्या सांद्रता के परिवर्तन से चालकता के मान में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि वहाँ पर चार्जेस का चेंज होता है, तो वहाँ पर चालकता का भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो प्रति सेंटीमीटर इकाई आयतन में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन मिलेंगे उतना ज़्यादा क्या हमारे लिए चालकता का मान होगा। ठीक, और जो कि क्या सांद्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है सर। अगला क्या है, मिलाए गए विद्युत अपघट्य प्रकृति। ठीक है सर, अगर हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य है तो नंबर ऑफ आयन ज़्यादा मिलेंगे, नंबर ऑफ आयन ज़्यादा तो चालकता ज़्यादा। वही अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो कम आयनन होगा, कम आयन बनेंगे और चालकता कम होगी। मतलब आपका विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग तो अधिक आयनन अधिक चालकता, दुर्बल तो कम आयनन कम चालकता, मतलब इस पर भी डिपेंड हो रहा है। तापमान, ताप बढ़ाएंगे तो आयनों की क्या भाई यहाँ पर मोबिलिटी और काइनेटिक एनर्जी के मान में वृद्धि होगी, इस वजह से क्या चालकता का भी मान चेंज होगा। तो यह भी क्या एक कारक है जो चालकता को प्रभावित करता है। ठीक सर। अगला क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति। अब हमने इलेक्ट्रोलाइट कैथोड एनोड जो लिया है वो किस प्रकृति का है, इससे चालकता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा हमारे इलेक्ट्रोलाइट को कैसे डिसोसिएशन कराया जा रहा है, क्या उसके आयन की मोबिलिटी है, और वो कैसे मीडियम में अपने आप को गति करा रहे हैं। आप किसी भी तरह की मेटल के इलेक्ट्रोड बनाओ, उससे चालकता पर कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो हमारे लिए यहाँ पर निर्भर नहीं करती है के लिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वह यौगिक जो सफ़ेद रंग का होता है। तो यहाँ पर अगर जिंक सल्फेट की बात करूँ तो ये एक रंगहीन क्या सफ़ेद रंग में मिलने वाला क्या एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है। अब अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूँ तो सर ये नीले रंग में पाया जाता है, इसका हमारे पास क्या एक्वस सॉल्यूशन नीले रंग का होगा।
अब फेरस सल्फेट की बात करूं तो ये जो है हल्का हरा रंग है ना, लाइट हमारा ग्रीन कलर का क्या अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। और वहीं पर हम FeCl3 की बात करते हैं तो इसके एक्वस सॉल्यूशन का गहरा हरा रंग प्राप्त होता है। गहरा हरा रंग, ये सीधे सीधे NCERT की लाइन क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जा रही है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है क्या हो जाएगा बेटा, ए। नेक्स्ट क्या है जरा देखें तो फिनॉल। फिनॉल मतलब बेटा हमारा एक बेंजीन रिंग है जिस पर OH ग्रुप को डायरेक्ट जोड़कर क्या फिनोलिक कंपाउंड हमको बनाकर दिया गया है। तो ये तो हो गया भाई साहब फिनॉल, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्या है, इथेनॉल। तो एथिल ग्रुप के साथ OH फंक्शनल ग्रुप हो तो ये आपका हो गया सर कौन, इथेनॉल, ठीक है सर। अब हमारे पास दोनों के pKa मान दिए हैं, ठीक है सर। इसका pKa कितना दिया बोलो, 10, ठीक है। इसका pKa कितना दिया, 15.9, ठीक सर। अगर मैं अम्लीयता की बात करूं तो आप सब भी जानते हैं कि फिनॉल और एथेनॉल में जिसका संयुग्मी क्षार ज़्यादा स्टेबल बनेगा क्या उसकी अम्लीयता ज़्यादा कही जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम दोनों के नेगेटिव चार्ज की बात करें तो हमारा यहाँ नेगेटिव रिजोनेंस के साथ स्टेबलाइज है पर यहाँ प्लस आई के साथ अनस्टेबलाइज है। तो यहाँ अम्लीयता ज़्यादा है, यहाँ अम्लीयता कम है और ये pKa भी बता रहा है। जिसका pKa कम होता है उसकी एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर अम्लीयता ज़्यादा होने के कारण क्या इसका pKa कम आ रहा है, ये भी सही है ना। देखें इधर, इथेनॉल फिनॉल की तुलना में अधिक प्रबल अम्ल है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ अगर अम्लीयता की बात करें तो फिनॉल ज़्यादा अम्लीय है एज कंपरेटिव इथेनॉल। तो भाई साहब क्या हमारा हो गया, कथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है, तो इसका हमारा करेक्ट बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कथन ए कि नोवल गैसों का क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो ये तो बात गलत है। हमारा जो नोवल गैस है क्या ये एक मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब इसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ एक बहुत वीक फोर्स द्वारा क्या अट्रैक्शन कर जोड़ा जाता है। तो इस वीक फोर्स को क्या हम बड़ी इजीली ब्रेक कर क्या इसको बॉयल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका क्वथनांक बहुत क्या होता है बेटा, कम होता है, ठीक। अब यहाँ पर नोवल गैसों में प्रबल लंदन बल, तो प्रबल की जगह आपको पहले तो दुर्बल लंदन बल बोलना पड़ेगा, प्रकीर्णन बल होता है, इसलिए ये कम तापमान पर तरल हो जाते हैं और इसलिए इनका क्वथनांक उच्च होता है। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से गलत है। पहली चीज़ तो नोवल गैस एटम के बीच में एक दुर्बल लंदन प्रकीर्णन बल काम करता है जो कि इनको बहुत दुर्बल आकर्षण से जोड़ता है, जिस वजह से इनके क्वथनांक निम्न होते हैं, जिसको इस स्टेटमेंट में क्या विपरीत तरीके से कहा जा रहा है। तो इसका हमारे लिए क्या आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे लिए दोनों कथन ए और कथन आर असत्य है ना, ठीक है। अगला देख, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, यहाँ पर हमें एक IUPAC नाम दिया गया है, कथन फर्स्ट में चेक करते हैं सही है कि गलत है। तो यहाँ पर OH ग्रुप जोड़ा गया है टर्मिनल कार्बन पर, मध्य में CH2 के हमारे पास होल थ्राइस के रूप में 3 कार्बन क्या एक स्ट्रेट चेन में जोड़े गए हैं, फिर CH2 आता है, देन हमारे पास कीटोन का एक फंक्शनल ग्रुप और CH3, ठीक सर। अब आप सबसे पहला रूल लगाएंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहचानो। तो दो तरह का फंक्शनल ग्रुप है, एक तो OH है और एक क्या है बेटा, कीटोन, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, जिसको क्या वरीयता ज़्यादा दी गई, वो PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम करेगा। तो कीटोन हमारा इस कंपाउंड के लिए क्या PFG की तरह काम करेगा और OH हमारा यहाँ पर एज अ प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, ठीक सर। अब हम अपना सेकेंड रूल क्या PCC का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो
क्या 7 कार्बन की एक पीसीसी सेलेक्ट हो गई। अब पीसीसी का अंकन कर लो, तो जिधर से पीएफजी को कम अंक जा रहा है क्या उधर से अंक लिख देते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, अब प्रतिस्थापी को पहले वर्णमाला अक्षर के साथ लिखते हुए क्या हमारा जो पीसीसी नंबर कार्बन है उसका वर्ड रूट लिखकर उसका प्राइमरी सफिक्स देन 2 डिग्री सफिक्स ऑर्डर का पालन करते हुए क्या इसका आईयूपीएसी नाम दे देते हैं। तो भाई OH 7th कार्बन पर है और प्रतिस्थापी के रूप में हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा, तो इसका क्या नाम होने वाला है, 7 हाइड्रोक्सी। ठीक सर, कोई वलय नहीं है तो 1 डिग्री पूर्वलग्न नहीं लगाते हुए सीधे मूल शब्द 7 कार्बन का हेप्ट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड का L लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड पर हमारा क्या कीटोन है ग्रुप पीएफजी के रूप में, तो हम उसके लिए क्या उसका अनुलग्न ऑन स्थिति के साथ देंगे। तो हमारे पास इसका करेक्ट नाम क्या हो जाएगा, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन, जो कि बिल्कुल सही है। तो कथन फर्स्ट तो हमारा सही हो गया। अब देखो आईयूपीएसी नाम में OH को मुख्य क्रियात्मक समूह में लिया जाता है, ये गलत है। यहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन का बना है, तो कथन फर्स्ट सही बट सेकेंड क्या हो गया गलत। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हमें सी बताना है। नेक्स्ट अगला क्या बोला गया भाई, देखो इधर हमारे पास निकल और यहाँ पर निकल के साथ अमोनिया होल 6 बोला गया है सर। यहाँ पर क्या बोला गया, बोलो 2+। ठीक सर, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं निकल +2 की। ठीक सर, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आर्गन यहाँ पर 4s2 और 3d8 है। ठीक बेटा, सबसे पहले हम इसके चार्ज के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से अलग कर देते हैं। अब हमारे पास देखिए D के अंदर क्या 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करके रखा जाएगा। ठीक सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जनरली अमोनिया जो है क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। ठीक करता है सर, बट मैंने स्पेशल लिखाया है नोट्स में, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो जब निकल +2 के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है तब हमारे पास अमोनिया को हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्स में क्या एक वीक फील्ड लिगेंड के रूप में देखते हैं। यहाँ पर निकल +2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ अमोनिया एक वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। मतलब यहाँ पर सर इसकी पेयरिंग नहीं होगी। मतलब यहाँ पर हम लोग इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या देख पा रहे हैं, बोलो 2। अब हम इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या बना सकते हैं, तो सूत्र होता है हमारा N × N+2 और बोर मैग्नेटॉन होएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूले के साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखा 2 और यहाँ 2 धन 2, तो यहाँ पर हो गया हमारा √8 और यहाँ बोर मैग्नेटॉन रूट से जब मैं बाहर निकालूंगा तो हमारे पास 2.83 बोर मैग्नेटॉन क्या इसका क्या होने वाला है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण होने वाला है। ठीक सर, अब यहाँ पर हमें क्या उस x के मान को रखकर 10⁻⁻1 के साथ क्या आंसर देना है। तो हम इसको एक अंक इधर शिफ्ट करा लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 28.3 × 10⁻⁻1। मतलब मेरे पास उस x के रूप में जो मान आएगा क्या वो 28 होगा। ठीक है, कितना होगा बेटा 28, क्योंकि मैंने साथ में × 10⁻⁻1 करा है। ठीक सर, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है देखें तो कॉपर +2 का निर्वाहन में 1 फेराडे बिजली का उपयोग किया जाता है, तो जमा कॉपर का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है सर, आइए देखें, पहले रिएक्शन लिखते हैं। कॉपर +2 से कॉपर के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर क्या कॉपर सॉलिड के रूप में जमा होता है। यह हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन है, जहाँ पर हम जब हमारे पास 1 मोल कॉपर +2 होता है तो वहाँ पर 2 मोल क्या हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज ग्रहण कर क्या कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है।
और हम सब जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज हम कहते हैं वो 1 फेराडे है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू कूलाम में हम लोग 96485 देखते हैं, जिसको अप्रॉक्स में क्या हम लोग 96,500 लिखते हैं। तो हमें इस कन्वर्जन के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा, बोले 2, मतलब कितना फेराडे चार्ज, 2 फेराडे चार्ज। पर हमको बोला कितना गया बेटा, देखो यहाँ पर 1 फेराडे। 1 फेराडे मतलब यहाँ पर क्या हमें इसका हाफ ही दिया गया है, इसका हाफ दिया गया है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हमारा 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है। ठीक है सर। अब आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज अर्थात 1 फेराडे है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि 1/2 मोल कॉपर सॉलिड ही डिपॉजिट होगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होता है, तो 1 मोल का हमने बना लिया, कैसे, 2 को इधर डिवाइड कर दिया। ठीक सर। हमको क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर भार चाहिए। तो भार के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो भी मोल है उसके साथ क्या उसके मोलर मास का इंटू कर दो। मोलर मास का क्या कर दो सर, इंटू कर दो। तो मोल कितना है देख पा रहे हैं हम, 1/2 है सर। और इसका हमारे पास मोलर मास कितना होता है कॉपर के लिए, तो 63.5 ग्राम। जब हम सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 31.75 ग्राम क्या हमारा भार आएगा। अब हमारे को इसके निकटतम पूर्णांक संख्या वाला भार चाहिए, तो 31.75 का निकटतम क्या 32 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया सर, 32। ठीक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो बेटा, इनमें से कौन सर्वाधिक या कौन सा सर्वाधिक ऑक्सीकारक होगा। तो आप सब जानते हो एक रिलेशन लिखा जाता है, SRP समानुपाती ऑक्सीडाइजिंग पावर इन्वर्सली रिड्यूसिंग पावर। तो जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा है क्या वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, और उसका क्या कम रिड्यूसिंग पावर हमें देखने को मिलता है। ठीक सर। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास देखें ऑक्सीकारक क्षमता पूछी है, तो यहाँ पर तो इसका SRP सबसे मिनिमम दिख रहा है, मतलब ये सबसे दुर्बल ऑक्सीकारक है। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या ये वाला, देन फिर हमारा ये वाला, और सबसे ज़्यादा SRP वैल्यू क्या C के साथ है, और C के साथ SRP वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब इसी के अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा आएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, C। नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास, वर्ग 15 समूह के हाइड्राइड की अपचायक प्रकृति NH3 से BiH3 में कम हो जाती है। ठीक है सर। तो हमारा वर्ग 15 के तत्व कौन कौन हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बोलो बिस्मथ। ठीक। अब हम जैसे जैसे वर्ग में कहाँ चलते हैं, नीचे की ओर, तो हम सब जानते हैं हमारे एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है बनी बंध की लंबाई भी बढ़ती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ क्या हमें BiH के साथ दिख रही है। ठीक है सर। अब कौन अपना यहाँ से H बंध का वियोजन बहुत आसानी से कर हमें अपचयन आसानी से करा देगा, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जिसका बॉन्ड वीक है। मतलब अगर हम इन सब में अपचायक प्रकृति की बात कहें तो सबसे ज़्यादा अपचायक प्रकृति हमें वर्ग में नीचे वाले तत्व से आएगी, अर्थात ऊपर से जब हम कहाँ चलकर आएंगे, नीचे, तो हमारा अपचायक क्षमता बढ़ेगा, जिसको यहाँ क्या कहा जा रहा है, कम। तो ये तो हो गया गलत, है ना। तो वर्ग 15 के लिए हाइड्राइडों की अपचायक क्षमता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ना कि घटती है। ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि E2O3 और E2O5 सदैव क्षारीय होते हैं, जहां E वर्ग 15 का है। ठीक सर। मैंने N2O3 लिख दिया,
मैंने N2O5 लिख दिया। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो ये किस प्रकृति के होते हैं, बोलो अम्लीय। तो सदैव क्षारी वाली बात तो क्या हो गई बेटा, गलत। हाँ, अगर क्षारी प्रकृति की बात हमसे Bi2O3 के लिए करता तो हम लोग कहते कि नहीं ये क्षारी है, पर सभी क्षारी हैं, सदैव क्षारी हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट क्या होने वाली है, गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, डी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं जिनका हमें CFT सिद्धांत से सही कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, क्या वो पहचानना है। आइए देखें। तो हमारे पास सबसे पहले क्रोमियम के साथ लिगेंड वाटर के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स चार्ज +3 दिया गया है। तो यहाँ पर वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज 0। तो क्रोमियम के पास हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज मिलेगा वो +3 मिलेगा। ठीक सर। अब हमारे पास क्रोमियम के D3D के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 3, क्योंकि 4s से 1 और D के 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद D में 3। अब इस 3 को हम CFT सिद्धांत से बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए T2 एनर्जी क्या होती है बेटा, कम, और Eg एनर्जी क्या होती है, Eg सेट के कक्षकों की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। ठीक सर। अब कैसा लिगेंड है सर, वाटर यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं होगी। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, क्या इसी तरीके से फिल होगा। मतलब सर यहाँ T2G में 3 और Eg सेट में 0। ठीक सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या है सर, आयरन। यहाँ पर फिर से न्यूट्रल लिगेंड, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स चार्ज है वही मेटल एटम चार्ज बनेगा। तो Fe कितना हो गया बेटा, +3। Fe के 4s से 2 चले गए, D से 1 चला गया, तो D में कितना आ गया, बोलो 5। अब यहाँ पर फिर से एक बार हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए T2G हमारे ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम, और Eg सेट के लिए एनर्जी क्या है, ज़्यादा। ठीक सर। कैसा लिगेंड है, तो हम कहेंगे वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक सर। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है, बोलो 5, तो 3 तो यहाँ और 2 की बिना पेयरिंग करे Eg सेट में, मतलब T2G में 3 और Eg में 2। ठीक सर। अब देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर निकल, और फिर से न्यूट्रल लिगेंड। तो निकल पर चार्ज कितना हो गया सर, बोलो +2 हो गया। इसके D में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो 8। यहाँ पर हमारा T2G सेट है, और यहाँ पर क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है यहाँ पर Eg सेट है। 8 इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड कैसे फिल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और बोलो 8। तो यहाँ पर T2G सेट में कितना, तो बोले 6, Eg सेट में बोलो 2। लास्ट हमारे पास जो है देखें एक बार, लास्ट हमारे पास कौन है, बोलो बेनेडियम का कॉम्प्लेक्स है। बेनेडियम पर कितना चार्ज, बोलो +3 चार्ज है। ठीक, कैसे आया +3, क्योंकि फिर से न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पर D में कितना इलेक्ट्रॉन, तो बोलो क्या 2। ठीक, 4s2 3D हमारा क्या यहाँ पर 3 रहेगा। तो यहाँ से हम क्या इसके इन 2 इलेक्ट्रॉनों को T2G सेट में कुछ इस तरीके से फिल कराएंगे। यहाँ पर 2, और क्यों, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, नो पेयरिंग। और वैसे भी D1 D2 D3 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, कोई पेयरिंग नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ T2G में कितना आ गया, बोलो 2। अब इस तरीके से आपको जब कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कर बता दिया गया है तो इस टेबल को बड़े आसानी से आप क्या कर दोगे, मैच कर दोगे। तो ए का करेक्ट ऑप्शन हम क्या बोलेंगे, तो ए के लिए करेक्ट हो जाएगा सर सेकंड वाला। ठीक सर। बी के लिए करेक्ट क्या हो जाएगा सर, थर्ड वाला। ठीक सर। सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए करेक्ट हो जाएगा सर फोर्थ वाला। और डी के लिए करेक्ट क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट वाला। तो अब इस ऑप्शन को आप देख लो, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हमें सही दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या एक रिंग दी गई है जिस पर हमें DCl, मतलब ये हमारा हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम के साथ एक हैलाइड दिया गया है जिसका हमें यहाँ असंतृप्त कार्बन पर योग करना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या हमारा D+ एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा,
और हम उस इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे उस ओर जिधर स्टेबल कार्बोधनायन बना पाए। तो इसका स्टेबल कार्बोधनायन क्या हमारे पास एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के रूप में बना है और यहाँ पर क्या हम डी जोड़े। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर क्या इसका फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। फाइनली प्रोडक्ट इसका क्या बन जाएगा, तो ये इसका फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें ए के अंदर दिख रहा है। किसके अंदर बेटा? ए के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति निम्नलिखित यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है। ठीक सर, इस पर कोई जितना ज़्यादा +m ग्रुप या कहूँ कि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने वाला व्यक्ति यहाँ पर जुड़ेगा उतना स्पीडली क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मिलेगा। मतलब रिंग पर हमें कौन से ग्रुप से इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर प्रतिस्थापन आसानी से मिलेगा, जिसके लिए डेंसिटी ज़्यादा हो, और जहाँ डेंसिटी क्या होगी? कम, वहाँ पर ये प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता रेट कम होगी। ठीक सर, तो यहाँ पर अगर देखूँ तो कोई ग्रुप नहीं है। क्लोरीन की बात करें, रिंग पर -I प्रभाव इसका डोमिनेट करता है, इसके +m। NO2 का रिंग पर -m प्रभाव और यहाँ पर CH3 का +H प्रभाव। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर बढ़ा रहा है तो वो CH3 का +H प्रभाव बढ़ा रहा है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का प्रतिस्थापन इस रिंग पर सबसे फास्ट होगा। फिर सेकेंड, वह रिंग जिस पर क्या कोई ग्रुप नहीं है, वहाँ कोई रिंग पर डेंसिटी में कमी नहीं लाई गई। मतलब सेकेंड नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये फर्स्ट वाला। अब ये दोनों में से चूज़ करना, क्योंकि दोनों पर ऐसे ग्रुप लगे जो डेंसिटी को क्या कर रहे हैं? कम। पर कौन ज़्यादा कम कर रहा है? तो हम कहेंगे -I वाला प्रभाव रिंग पर डेंसिटी कम कर रहा है, बट उतनी नहीं जितना -m करेगा। तो यहाँ पर फिर कौन सा आएगा बेटा? सेकेंड। और सबसे कम अगर रिंग पर डेंसिटी है तो वो थर्ड रिंग के ऊपर है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के लिए ये आएगा। तो यहाँ पर बी हमारा क्या इसका करेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रश्न दिया गया देखें। तो प्रश्न में कहा जा रहा है 1 मोल आदर्श गैस 300 केल्विन पर 10 लीटर से 100 लीटर तक फैलती है। यदि उपरोक्त विस्तार विपरीत मतलब उत्क्रमणी, ठीक है, रिवर्सिबली और समतापीय रूप से हो रहा है तो किए गए कार्य का परिमाण। पहले तो हमारा रिवर्सिबल समतापी के लिए जो वर्क डन है उसे निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पर W बराबर माइनस बेटा 2 पॉइंट, क्योंकि प्रसार कार्य की बात चल रही है, -2.303 बोलो NRT और बोलो log बेस 10 हमारा फाइनल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम लिया जाता है, मतलब V2/V1। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2.303। मोल का मान दिया है 1, जूल में हम R का मान कितना ले लेते हैं बेटा? 8.314। टेम्परेचर कितना बोला है? बोलो 300 केल्विन बोला है, इनटू लॉग के साथ हमारा फाइनल वॉल्यूम कितना? 100 लीटर और इनिशियल वॉल्यूम कितना? बोलो 10 लीटर। कटने के बाद कितना? 10। ठीक, अब हम log 10 का मान जानते हैं, log 10 1 होता है। इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5744.114 क्या जूल हमारा यहाँ पर क्या आंसर आएगा। ठीक, बट हमसे पूछा किस में जा रहा है? किलो जूल में। तो जूल को किलो जूल में बदलने के लिए क्यों ना हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या इसका आंसर -5.7 जिसको हम अप्रॉक्स में 6 किलो जूल बता सकते हैं। ठीक,
तो हमारे पास यहाँ किया गया कार्य कितना है, तो बोलो यहाँ पर हमारे पास जो किए गए कार्य का परिमाण है वो कितना है, 6। अगर सिंबल के साथ लिखेंगे तो -6 पर परिमाण पूछा इसलिए हम क्या बोलेंगे, 6 किलो जूल। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या है बेटा, सूर्य प्रकाश में उपस्थित 2-मिथाइल ब्यूटेन के मोनोक्लोरीनीकरण द्वारा निर्मित संरचनात्मक आइसोमर हमको उत्पादों की संख्या के रूप में बताना। हमको केवल संरचनात्मक बताना है ना, यहाँ पर त्रिविम पूछता तो इसका नंबर कुछ और मिलता। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ। तो भाई साहब 4 कार्बन का हमने क्या एक एल्केन फॉर्म कर दिया, ठीक सर। इसके दूसरे कार्बन पर क्या एक मिथाइल चेन लगा दी, ये बन गया आपका क्या 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब सर इसका सनलाइट की प्रेजेंस में क्या क्लोरीनीकरण करना है और इसके कितने मोनोहेलो व्युत्पन्न बना सकते हैं, आइसोमर बना सकते हैं, क्या हम उसको यहाँ से देखना चाहते हैं। तो देखो यहाँ एक तो इस 1 डिग्री कार्बन से बन जाएगा, ठीक सर। तो यहाँ पर CH2Cl, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2CH3, क्लियर। नाम क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा इसका 1-क्लोरो-2-मेथिल ब्यूटेन। सेकेंड सर क्या ये 3 डिग्री पर हो जाएगा, देखते जाइए। CH3, यहाँ पर CHCl और यहाँ से क्या हमारा ये H का प्रतिस्थापन हो जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर CH2CH3, ठीक सर। अब हमारा थर्ड जो है क्या इस 2 डिग्री पर, पहले 1 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर 2 डिग्री, तो यहाँ पर देखेंगे तो CH3 CH3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका CHCl CH3। आप देखेंगे तीनों एक दूसरे के आइसोमर है, कोई भी इनमें सेम नहीं है। लास्ट की बात करता हूँ तो लास्ट हमारा क्या इस कार्बन से भी क्या एक आइसोमर बनेगा। तो देखें यहाँ पर CH3 CH3, यहाँ पर CH2 और बोलो Cl, ठीक सर। इसका नाम देखो तो 1-क्लोरो-3-मेथिल ब्यूटेन, ये चारों ही क्या एक दूसरे के आइसोमर हैं, बट यहाँ पर हम लोग सर क्या यहाँ से भी क्या इनका एक और आइसोमर बना सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ से जब हम बनाएंगे तो क्या वो इसी की तरह संरचनात्मक समावयव हमको मिलेगा। तो हम इसके कितना संरचनात्मक आइसोमर बना सकते हैं, तो उसका सही जवाब है 4। अगर त्रिविम पूछता तो ये संख्या बढ़ जाती। नेक्स्ट क्या है बेटा, निम्नलिखित में ऑक्सीकारक क्षमता का सही क्रम। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास अगर किसी की ऑक्सीकारक क्षमता है तो वो F2 है, फिर Cl2 है, देन Br2 है, देन I2 है। इसको हम एक और तरीके से समझा सकते हैं, जिसका SRP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा और उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी। तो SRP सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में F2 के लिए होता है, इसलिए उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या D के अंदर है। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक या आयन सबसे अधिक स्थिर है। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ चक्रीय यौगिक है और सभी सदस्यों का संकरण अगर हम देख पा रहे हैं तो sp2 है, ठीक सर। यहाँ पर पूर्ण कंजुगेशन भी है, बट कितने पाई इलेक्ट्रॉनों का, तो हम कहेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इन सारी कंडीशन पर जो कंपाउंड आता है वो एक एंटी एरोमेटिक होता है जो हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। अब हम इस कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस रिंग में कई सारे कार्बन दिख रहे हैं जो संकरण में क्या है sp3, और हमारी रिंग में अगर एक भी sp3 संकरित कार्बन है तो वो रिंग एक नॉन एरोमेटिक है जो कि क्या हाईली स्टेबल तो नहीं हो सकती। फिर हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, तो यहाँ पर सबका संकरण एक बार फिर से sp2 है। अब sp2 के साथ कितना पाई इलेक्ट्रॉन पूर्ण कंजुगेशन में, बोलो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर हमारे एरोमेटिक
कंपाउंड के लिए जो हकल नियम का पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो पूर्ण कंजुगेशन में है, मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है? एरोमेटिक है। यहाँ पर इस कंपाउंड की बात करें, चक्रीय है, सभी का सदस्यों का संकरण sp2 भी है, बट यहाँ पर एक बार फिर से हमें पूर्ण कंजुगेशन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन? बोलो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण कंजुगेशन से एंटी एरोमेटिक बनता है। और हम सब जानते हैं कि हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए क्या ऑर्डर होता है? एरोमेटिक, हाईली स्टेबल, देन नॉन एरोमेटिक और लास्ट वन एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या? सी वाला हमारा रिंग होने वाला है। नेक्स्ट क्या है बेटा? हमारे पास एक रिएक्शन को कंप्लीट कर हमको यहाँ से फाइनली हमारा डी क्या बनेगा, प्रोडक्ट पहचानना है। तो ये हमारे पास देखो क्या एक एल्किल हैलाइड दिया जिसको अल्कोहलिक क्या KOH से रिएक्ट किया गया है। किससे बेटा? अल्कोहलिक KOH से। और हम सब जानते हैं कि दारू पिया KOH क्या बी हाइड्रोहेलोजनीकरण करेगा, तो यहाँ से HBr हटेगा, E2 विलोपन हमें मिलेगा। ठीक, और ऐसा कर हम एक कार्बन से हेलोजन और उसके पड़ोसी बीटा कार्बन से क्या हाइड्रोजन अलग करेंगे और हमें यहाँ पर एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? तो मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख दूंगा, शायद आप समझ पाओ कि यहाँ से अल्फ़ा और यहाँ से बीटा कार्बन से हमने HBr को हटाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे सर? इसका हम हेलोजन योग कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, एंटी योग हो जाएगा। एंटी योग होगा मतलब हमारे पास यहाँ पर साइक्लोहेलिनियम फॉर्म कर क्या इस तरीके का यहाँ पर हेलोजन योग कर हमारा 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनेगा। अब 1,2 डाइब्रोमो इथेन पर अगली स्टेप में क्या करा बेटा? KCN को एक्सेस में लिया तो दोनों पोटेशियम से Br अलग हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर क्या साइनाइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? साइनाइड। और सर हम साइनाइड का क्या कराने जा रहे हैं? अम्लीय जल अपघटन। तो हमारे पास साइनाइड का अम्लीय जल अपघटन कर क्या एसिड फॉर्म करा दिया जाएगा। क्या फॉर्म करा दिया जाएगा? एसिड। तो हमारे पास यहाँ पर ये 4 कार्बन का एसिड जो बना है क्या एक सक्सनिक एसिड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ए, सक्सनिक अम्ल। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? एक साइक्लोएल्कीन दिया है जिस पर N ब्रोमोसक्सिनामाइड की हमें रिएक्शन कराना है। तो N ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या अलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन का हमें प्रतिस्थापन कर क्या हेलोजन योग Br का देता है, या फिर हम लोग कौन से वाले कार्बन का? बेंजाइलिक sp3 कार्बन पर क्या NBS का प्रतिस्थापन देखते हैं। तो अलाइलिक और बेंजाइलिक sp3 कार्बन पर क्या हमारा N ब्रोमोसक्सिनामाइड अपना प्रतिस्थापन कर क्या हेलोजन जोड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखो ये रहा एक तो अलाइलिक कार्बन और एक ये, जहाँ पर हम लोग क्या इस कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन क्या इस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन कर हमें क्या मिलने वाला है जरा देखो। तो यहाँ पर हमने NBS रिएक्शन कर क्या बनाया बेटा? ये हमारा क्या इस साइक्लोएल्कीन के साथ Br अपना प्रतिस्थापन कर जुड़ गया। ठीक, अब हम इस का क्या मैग्नीशियम ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ से हमारा ग्रिग्नार्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा बोलो? ग्रिग्नार्ड। तो यहाँ पर हमारा MgBr हो गया। ठीक सर, अब इस MgBr का रिएक्शन हम किस पर करा रहे हैं? साइनाइड पर। साइनाइड पर। तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो यहाँ पर CH3C हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्या N है, तो यहाँ N पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव। यहाँ पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से मिलेगी जब ये यहाँ पर क्या ग्रिग्नार्ड के साथ अपनी रिएक्शन करेगा, और यहाँ ग्रिग्नार्ड पर क्या हो जाएगा? Mg के लिए यहाँ पर प्लस और इस कार्बन पर नेगेटिव। ठीक बेटा, तो रिएक्शन कर क्या मिलेगा जरा देखो। तो हमारा यहाँ पर रिंग के साथ क्या ये
हमारा कार्बन चला गया, यहाँ पर CH3 हो गया, और इस डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ आपका कौन आ गया बेटा, MgBr आ गया। क्या आ गया सर, MgBr। और इसका आगे हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये हाइड्रोलिसिस 2 मोल वाटर से होगा। तो 2 मोल वाटर में कैसा होगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों नाइट्रोजन की तरफ, और इधर यहाँ पर OH और यह हाइड्रोजन यहाँ है। इस तरीके से आपको इसे अरेंज करना है। ठीक सर। अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस पर देखो बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपका ये जो साइक्लोएल्कीन के साथ क्या हमारा एसीटोन ग्रुप जुड़ गया। ठीक सर। और यहाँ पर हमारा क्या NH3 और साथ में MgBr OH अलग हो गया। तो फाइनली हमारा जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बना है वो CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में एक साइक्लोहेक्सीन रिंग। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, A। नेक्स्ट देखें तो भाई सही कथन को पहचानना है। ये मिथॉक्सी ग्रुप है और ये हमारा अमाइड। दोनों के पहले एटम पर क्या है, लोन पेयर, जो रिंग के साथ जुड़कर क्या +m इफेक्ट द्वारा रिंग पर डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। बिल्कुल बढ़ाता है। तो क्या ये एक सक्रियणकारी ग्रुप है? बिल्कुल, ये दोनों ही क्या सक्रियणकारी ग्रुप है। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। ठीक सर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, साइनाइड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या यहाँ से इसका हमें -m मिलेगा। क्या मिलेगा, -m मिलेगा। और -m अर्थात ये रिंग पर क्या डेंसिटी को घटाने का काम करता है। इसकी प्रेजेंस में क्या हमारा मेटा डायरेक्शन मिलता है। ठीक सर। अब OH तो हमारा एक एक्टिवेटर है और एक्टिवेटर की प्रेजेंस में अर्थोपेरा डायरेक्शन क्या हमको दिया जाता है। तो यहाँ पर एक तो मेटा डायरेक्टिंग है और एक अर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, पर यहाँ दोनों को क्या बताया जा रहा है सर, मेटा निर्देशी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ठीक सर। अब देखो CN और SO3H दोनों का ही क्या रिंग पर -m इफेक्ट, और -m इफेक्ट वाले रिंग पर क्या डायरेक्शन, मेटा डायरेक्शन देते हैं। यहाँ पर रिंग पर डेंसिटी को घटाते हैं। इनके पास क्या जब चार्ज का क्या यहाँ पर फ्लो होता है तो वो किस स्थिति पर सबसे स्टेबल होगा, मेटा पर। ठीक, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट भी अपनी आप में सही स्टेटमेंट है। अब सक्रियणकारी समूह अर्थो एवं पेरा निर्देशन समूहों के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल, कि हमारे पास जो भी एक्टिवेटर्स हैं, जनरली हर बार कहें ऐसा जरूरी नहीं है। हेलोजन के केस में हेलोजन एक डीएक्टिवेटर है, बट उसका निर्देशन अर्थोपेरा होता है। यहाँ पर कई बार लोग इसको थोड़ा गलत तरीके से समझ लेते हैं, समझा देते हैं। यहाँ पर एक्चुअल क्या होता है, जब हम रिंग पर कोई ग्रुप लगाते हैं तो उस ग्रुप के कारण कौन कौन सी स्थिति पर स्टेबिलिटी हमें आती है वह हमारे लिए डायरेक्शन बनता है, ना कि कोई डेंसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। उस वजह से हम उसको अर्थोपेरा डायरेक्शन में देखेंगे, है ना। यहाँ पर इसका अपना एक कंसेप्ट होता है, पर हम समझने के लिए कह देते हैं कि जो प्लस प्रभाव +m+h वाले हैं उनसे हमारा निर्देशन क्या बनता है, अर्थोपेरा, और जो -m-h वाले ग्रुप हैं वो मेटा डायरेक्शन में रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन अपने आप में एक सही स्टेटमेंट है, पर 100% समूह ऐसा करे जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखें, हेलाइड सक्रियणकारी समूह है, नहीं, हेलाइड एक निष्क्रियणकारी है, क्योंकि हेलाइड का +m -i दोनों प्रभाव आता है, बट उसका डोमिनेंट कौन सा प्रभाव करता है, -i, जिस वजह से क्या वो रिंग पर डेंसिटी घटाने का काम करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। तो सही कौन कौन सा हो गया बेटा आपका, A, C, D इज राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, निम्न में कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप नहीं देगा। तो भाई फेनिल एसिटाल्डिहाइड। तो फेनिल एसिटाल्डिहाइड में हमारा CHO ग्रुप का ऑक्सीजन रिजोनेंस में नहीं है, और इस वजह से ये आसानी से क्या टॉलेन अभिकर्मक के साथ टेस्ट देगा। ठीक, तो हमारे सभी एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड को छोड़कर क्या हमारे लिए
ये टेस्ट देते हैं। ठीक सर। फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का CO समूह भी आसानी से क्या अपना टॉलेंट टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ भी कोई रेजोनेंस नहीं है। बेंजेल्डिहाइड, तो बेंजेल्डिहाइड में क्या होता है भाई, ये जो हमारा CHO ग्रुप है क्या रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचकर इस बॉन्ड को क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है, और यही वजह है कि हमारे पास इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा और ये अपना टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है। तो हमारा जो बेंजेल्डिहाइड है वह सिल्वर मिरर टेस्ट, मतलब हमारा रजत दर्पण परीक्षण और सिप अभिकर्मक टेस्ट तो देता है, बट टॉलेंट फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, कारण है उसकी स्टेबिलिटी। प्रोपेनएल्डिहाइड, तो प्रोपेनएल्डिहाइड में ये टेस्ट आएगा। ठीक, कौन नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, आपने समझा, और वो कौन है, बेंजेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है भाई, कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्थायी है, तो ब्यूट टू इन और टू मेथिल। तो हमने 4 कार्बन में यहाँ पर क्या दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ 2 पर मेथिल लगा दिया। ठीक सर, ये हमारा क्या भाई साहब एक 2 मेथिल 2 ब्यूटेन स्ट्रक्चर हो गया। प्रोपीन की बात करूँ तो प्रोपीन में हमसे कहा जा रहा है कि 1 प्रोपीन 2 मेथिल, तो हमने दूसरे कार्बन पर क्या एक यहाँ पर मेथिल शाखा लगा दी। ठीक सर। अब 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर तो बड़ा आसान है, ये बना दिया। अब हमारे पास क्या है भाई, 4 कार्बन में दूसरे पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर 4 कार्बन में दूसरे पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक मिथाइल और एक मिथाइल, मतलब 2-3 पर क्या 2 मिथाइल की चेन लगी हुई है। ठीक, तो ये हमने चारों दिए गए एल्कीन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब हमें बताना है कौन सा एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका सिंपल सा क्या लॉजिक है कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इस पर जहाँ सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन मिलेगा क्या उसके लिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक, तो हम अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करूं यहाँ पर तो 3 और 3 6 और 3 9, तो 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ पर अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करूं तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। ये स्वयं का कार्बन अल्फ़ा नहीं, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा पहला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, उस पर लगा हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसका अगर हम निकाल लें तो इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन भी कितना बेटा 6, बट लास्ट वाले के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना हो गया, बोलो 12 हो गया। मतलब ये वाला एल्कीन हमारा सबसे स्टेबल एल्कीन है। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट देखें तो क्या कहा जा रहा है, यदि शुद्ध प्रोपीन को पूर्णतः दहन करने पर 27 ग्राम जल प्राप्त होता है तो प्रोपीन का दहन हुआ द्रव्यमान होगा। ठीक सर। देखो बेटा, प्रोपीन मतलब C3H6, कंप्लीट दहन करने के लिए हमें यहाँ पर x + y/4 क्या O2 के मोल लेना होते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या पूर्ण दहन लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण दहन के 2 उत्पाद बनते हैं। एक तो आप सब जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कितना बनेगा, जितना आपके पास इस कार्बनिक यौगिक का कार्बन है, तो हमने लिखा 3। यहाँ पर हम जितना भी हाइड्रोजन है उसका आधा क्या वाटर बना देते हैं। ठीक सर। अब यहाँ पर इस O2 के मोल को आप कई तरीके से निकाल कर लिख सकते हो। एक तरीका ये भी है कि अगर एल्कीन है तो 3n/2 से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना, या फिर इधर कितना ऑक्सीजन लग रहा है उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, ये अपने अपने तरीके हैं। यहाँ x क्या है सर, तो x कार्बन की संख्या के लिए जो भी मान है वह, y क्या है हाइड्रोजन के लिए जो भी मान है वह। ठीक, तो मैं पहले इसी को पुट करता हूँ, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया 6, यहाँ पर क्या कर दिया 4, इसको मैंने काट दिया, यहाँ 2, यहाँ कितना 3, 2 का 3 से गुणा कर दिया 6, और यहाँ कितना हो गया 3 बटे में कितना हो गया 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 9/2। तो यहाँ पर अब मैं ये सबको कंप्लीट रिएक्शन बना के लिख दूँ, तो C3H6 यहाँ पर 9/2 O2 का मोल लगेगा और हमें 3 मोल CO2 का, और बोलो यहाँ पर
3 मोल H2O का मिलेगा। ठीक सर। अब हम लोग क्या देखें तो हमारे पास रिएक्शन में जल का कितना भार बोला गया, 27 ग्राम। उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या सीधी सीधी रिएक्शन बैलेंसिंग वाला काम करके क्या हम इसका बनने वाला भार बता सकते हैं, मतलब यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कैसे सर? देखो इधर, सबसे पहले वाटर के 27 ग्राम के मोल बनाओ, 27 ग्राम के मोल बनाओ तो 27 ग्राम मोलर मास 18 ग्राम, तो ये कट रहा है 3/2, तो हमारे पास कितना मोल है, तो हम कहेंगे 1.5 मोल। ठीक। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम क्या देख रहे हैं सर, 3 मोल जब वाटर हमारा बनता है तो वहाँ प्रोपीन का क्या हम लोग 1 मोल पाते हैं। ठीक सर। अगर हमारे पास इसका 1.5 मोल है तो 1.5 मोल के लिए वाटर के लिए हमारा 1/2 क्या प्रोपीन हमको यहाँ पर मिलेगा। तो हमारे पास प्रोपीन का मोल कितना हो गया, 1/2। अब हम इस प्रोपीन का क्यों ना भार बता दें, तो प्रोपीन का भार कैसे निकालोगे, देखो ज़रा। तो इसका जो भी मोलर मास है उसमें इसका मोल का क्या कर दो सर, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मोल कितना है, तो बोलो 0.5 है। इसका मोलर मास कितना है, तो 12 × 36 और 6 42 ग्राम। तो सर हमारे पास यहाँ पर कितना प्रोपीन, तो हम कहेंगे 21 ग्राम प्रोपीन क्या हमें लेना होगा दहन के लिए, जब हमें वाटर का इतना भार प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या सर, डी होने वाला है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक SN1 अभिक्रिया के लिए बढ़िया है। तो SN1 का हमारे पास जो है रेट या SN1 की क्रियाशीलता क्या होती है, समानुपाती कार्ब धनायन का स्थायित्व। जहाँ पर कार्ब धनायन जितना स्टेबल बनेगा SN1 की रेट वहाँ उतनी फास्ट होगी। ठीक सर। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहला जो हमारा हलाइड है यहाँ पर, क्या वो एक 3 डिग्री हलाइड है, 3 डिग्री हलाइड है। तो इसका जब हम यहाँ पर कार्ब धनायन इस लीविंग ग्रुप को अलग कर बनाएंगे तो क्या वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला देखें तो CH3 का होल टॉइज यहाँ पर CHCl, इसका लीविंग ग्रुप अलग करके इसका कार्ब धनायन चेक कीजिए। तो यहाँ पर एक आपका क्या सर 2 डिग्री कार्ब धनायन बन रहा है, जो कि 3 डिग्री कार्ब धनायन की तुलना में कम स्टेबल है। मतलब यहाँ पर इसके लिए अभिक्रिया रेट उतना अधिक नहीं होगा जितना फर्स्ट के लिए होगा। थर्ड ऑप्शन के लिए देखो CH3 यहाँ पर होल थ्राइस क्या CBr है। अगर हम इसकी बात करें तो CH3C यहाँ से लीविंग ग्रुप क्या हमारा सर Br माइनस है, Br क्या है सर, माइनस है। देखा जाए तो यहाँ Br माइनस है, तो सर यहाँ भी क्या 3 डिग्री कार्ब धनायन है, यहाँ भी 3 डिग्री कार्ब धनायन है। अब कौन डिसाइड करेगा, तो जिसका लीविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा क्या वो रेट अपनी ज़्यादा देगा या वो अधिक स्पीड से अपना काम करेगा। तो अब कैसे पता चले कि किसका लीविंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा है, तो जो ज़्यादा स्टेबल लीविंग ग्रुप है वो आसानी से अलग होगा। तो हम यहाँ पर BCD चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी से डिसाइड करेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कौन अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर Cl माइनस की स्टेबिलिटी कम होती है Br माइनस के कंपेयर में, इसलिए अच्छा लीविंग ग्रुप Br माइनस है। मतलब यहाँ और फास्ट क्या SN1 हो जाएगा। ठीक। तो हमारे पास सबसे फास्ट इन तीनों में ये थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकेंड। अब बचा हमारा लास्ट। तो लास्ट देखें तो CH3 हमारे पास होल टॉइस यहाँ पर हमारा 3 डिग्री अमीन के साथ क्या हलाइड आया है, इसको हमने हटाया और देखो यहाँ पर हमने CH3N CH3 यहाँ पर लोन पेयर और CH2+। ठीक सर। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पर पड़ोसी के पास लोन पेयर जो कि क्या रिजोनेंस कर क्या यहाँ पर आपको बैक डोनेटिंग कर स्टेबल कार्ब धनायन बना देगा।
मतलब यहाँ पर 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल क्या हमारे पास कोई कार्ब धनायन मिल गया है जो बैक डोनेटिंग बैक बॉन्डिंग कर क्या हाईली स्टेबल हमें मिल रहा है। मतलब यहाँ पर SN1 क्या सबसे फास्ट हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसको बैलेंसिंग कर सही स्टाइक्योमेट्री हमें बताना है। रिएक्शन में क्या है, हमारे पास Cl2 है और इसे बेसिक मीडियम के अंदर क्या बैलेंस किया जा रहा है। यहाँ पर ClO माइनस और क्या यहाँ Cl माइनस और वाटर। ठीक, सबसे पहला काम क्या किया जाए ज़रा देखें हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर बेटा हम लोग इस रिएक्शन में स्टेट लिख देते हैं। तो यहाँ पर 0, ठीक, यहाँ पर हम Cl का +1 और यहाँ हम Cl का -1। ठीक, तो यहाँ पर एक बार Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन मिल रहा है, एक बार Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कम मतलब रिडक्शन। दो रिएक्शन चल रही है जिनको हम हाफ हाफ रिएक्शन लिखकर इसको बैलेंस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखें तो यहाँ हम ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास Cl2 का किस में हुआ बेटा, ClO माइनस में। ठीक, यहाँ पर इसका 0, यहाँ पर इसका क्या हो गया +1। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको Cl को बैलेंस करने के लिए क्या यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब हमें इसका ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक मीडियम में ये काम चल रहा है। तो इधर देखो कितना ऑक्सीजन ज़्यादा है 2, तो रीचिंग साइड क्या हमें जितना ऑक्सीजन ज़्यादा हो उतना वाटर ऐड करना है। तो 2 वाटर ऐड, और इधर अगर हम 2 वाटर ऐड कर रहे हैं मतलब इसका डबल हमारा क्या OH माइनस इधर ऐड होगा। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन क्या बैलेंस्ड हो गया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे किसका, रिडक्शन वाले का। रिडक्शन वाले का तो यहाँ पर हमारा Cl2 से क्या Cl माइनस गया। ठीक, यहाँ पर देखा जाए तो कितना था 0, यहाँ पर कितना -1। बैलेंस करने के लिए हमने कितना लगा लिया 2, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। ठीक है, अब हम इसे नेट रिएक्शन बना के लिख देते हैं। तो हमारे पास देखो क्या हो गया बेटा 2Cl2 हो गया। ठीक, दोनों को जोड़ के लिख रहा हूँ। इधर पर हमारे पास क्या हो रहा है 4, हमारे पास क्या OH माइनस हो रहा है, और इधर देखें तो यहाँ पर 2ClO माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो 2Cl माइनस हो रहा है, और देखा जाए तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है। क्या ये सरल हो सकता, बिल्कुल। यहाँ पर सरल करके लिखेंगे तो Cl2, यहाँ पर 2OH माइनस, यहाँ पर ClO माइनस, यहाँ पर Cl माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा H2O। ठीक, तो हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 1 1 और 1। तो A देखो क्या आ गया, A देखो क्या आ गया, A आ गया हमारा 1, B देखो क्या आ गया 2 आ गया, C देखो क्या आ गया 1, D देखो क्या आ गया 1। मतलब हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर A हमको मिलेगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, BeCl2। ठीक है, BeCl2, NH3 NH3, CH4 BF3 में हमें क्या बॉन्ड एंगल की बात करना है। ठीक है सर, BeCl2 का संकरण निकालो sp संकरण के लिए दोनों बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, और बॉन्ड एंगल कितना बेटा 180 डिग्री का। NH3 के लिए क्या संकरण sp3, बॉन्ड एंगल की बात करूं तो 107 डिग्री का। क्यों सर यहाँ बॉन्ड एंगल क्यों sp3 के लिए 107, कारण है लोन पेयर का रिपल्शन इस बॉन्ड पेयर के लिए बढ़ चुका है, जिसके कारण इस एंगल को क्या झुका दिया गया 160 डिग्री। CH4 के कार्बन के लिए sp3 संकरण, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक सर, यहाँ पर अगर देखें तो हमारे सारे बॉन्ड क्या इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल एंगल पर सेट हैं, जो कि कितना होता है सर 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक, अब BF3 के बोरान के लिए संकरण क्या sp2 और
बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। सारे हमारे जो है फ्लोराइड क्या बॉन्ड पेयर के रूप में हैं और 120 डिग्री के एंगल से सेट हैं। ठीक सर, तो अब आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा क्या हमारे लिए BeCl2 फर्स्ट का, फिर हमारे पास फोर्थ का, फिर हमारे पास थर्ड, देन सेकेंड। तो ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी। नेक्स्ट क्या है भाई, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक, अब यहाँ पर एक बार सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट और लिगेंड अमोनिया, एक बार क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड साइनाइड। नेक्स्ट के साथ क्या, उनके इस सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड के साथ एक्सचेंज कर दिया गया। तो जब दो स्पेयर में हम लिगेंड का एक्सचेंज कर क्या कोई आइसोमर बनाते हैं तो ये हमारा क्या एक उपसंयोजन समावयवता होती है। ठीक, तो दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में लिगेंड के एक्सचेंज से बना आइसोमर क्या हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, लेंथेनाइड संकुचन का कारण। संकुचन मतलब सिकुड़न कब होगा, जब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर अपना क्या लगाता है बेटा, तो हम कहते हैं अट्रैक्शन लगाता है। अगर ये अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो क्या यहाँ पर संकुचन सिकुड़न होगी। अब सर इस आकर्षण को क्या कुछ लोग हैं जो कम करा सकते हैं, बिल्कुल कुछ लोग हैं, कुछ हमारे उपकोष कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं जो अपने रिपल्शन से अपनी मजबूत दीवार बनाकर क्या यहाँ पर आने वाले अट्रैक्शन को कम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम परिरक्षण का क्रम देखें तो सबसे मजबूत दीवार S की, फिर P, फिर D और फिर F। मतलब कहने का इस अट्रैक्शन को सबसे कम अगर कोई रोक पाता है तो वो F कक्षक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए दूरी ज़्यादा, डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ से हमारा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या आउटरमोस्ट सेल पर आसानी से लग जाता है। और यही वजह है कि न्यूक्लियस फिर उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके क्या संकुचन क्रिएट करता है। तो हमारे पास परिरक्षण के लिए अगर क्रम पूछा जाए, सबसे मजबूत दीवार आने वाले अट्रैक्शन को सबसे कम कौन करता है तो वो S है, और आने वाले अट्रैक्शन को रोक पाना सबसे कम किसके लिए होता है तो वो F है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जरा देखें, तो हमारे पास दो विलयन हैं जिनके pH और आयतन दिए गए हैं, जिन्हें मिलाकर हमें एक तीसरे विलयन का pH निकालना है। ठीक सर, pH क्या होता है, H+ आयन का कंसंट्रेशन जो कि मोल पर लीटर में होता है। हम दोनों ही विलयन में क्या दिए गए pH से उनके मोल पता कर ले, इन मोलों को उस दोनों के आयतन को जोड़कर क्या हम एक नई सांद्रता पता कर विलयन का क्या बताएंगे, pH। आइए देखें, तो हमारे पास pH 3 के लिए बोलो H+ कितना है, तो आप कहोगे 10 की घात क्या सर -3 है। ठीक सर, अब यहाँ पर हम लोग क्या यहाँ मोल निकालते हैं, तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं जरा देखो, तो यहाँ पर हमारा 10 की घात -3 इंटू क्या कर देंगे 0.1 लीटर। ठीक, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि यहाँ पर हमने H+ बराबर क्या लिखा होगा, मोल अपॉन बोलो लीटर लिखा होगा। तो यहाँ पर लीटर हमने 100 ml का 0.1 कर दिया। तो अब हमारे पास देखो मोल कितना आ गया इसका, तो आप बोलोगे 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। अब pH कितना है अगला देखो, pH बोलो 5, तो इसका H+ कितना बोलेंगे हम, इसका H+ हम बोलेंगे 10 की घात -5। अब यहाँ पर इसका भी मोल निकाल लो बेटा, तो इसका मोल हो गया सर यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर 10 की घात -5 इंटू बोलो 0.1 यहाँ लीटर, तो कितना हो गया 10 की पावर बोलो -6। कोई दिक्कत। अब सर हम इन दोनों का H+ या कहें कि टोटल H+ मोल निकाल लेते हैं, टोटल H+ मोल निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया 0.001 और यहाँ पर क्या हो गया
0.00001। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.0000101 आ जाएगा। ठीक सर, अब इसको कैसे लिखोगे? तो 1.01 इंटू बोलो 10 की पावर कितना, -4। ठीक सर, अब हम क्या इस मोल का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे आएगा? मोल अपॉन आयतन लीटर में। तो मोल कितना है? 0.01 इंटू 10 की पावर बोलो -4, और इसका टोटल हमारे पास जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? 0.2 लीटर। ठीक सर, ये कहाँ से आया? तो भाई 100 ml 100 ml 200 ml 200 डिवाइडेड बाय 1000, क्या ये आ जाएगा? अब यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 505 इंटू 10 की पावर बोलो -4, ये टोटल H प्लस आ गया। और टोटल H प्लस का अब हम pH फार्मूला लगा लेते हैं, माइनस लॉग बोल क्या H प्लस। तो यहाँ माइनस लॉग क्या हो जाएगा? 5.05 इंटू 10 की पावर बोलो -4, -4 आगे उठकर आएगा 4, माइनस लॉग बोलो 5, तो 4 माइनस 0.699, मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा 3.3 के अराउंड pH। 3.3 मतलब हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या बी होने वाला है। नेक्स्ट अगला देखें, तो अगला क्या कहा जा रहा है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या नीचे दी गई है, इनको बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में। तो ऊर्जा को दो तरीके से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले n+l, हम सबसे पहले किसी भी कक्षक के लिए ऊर्जा के लिए n+l जोड़ते हैं। फिर अगर n+l का मान समान आ जाए तो क्या n नियम से, पर n नियम तभी लगेगा जब n+l का मान समान हो। n+l समान होगा तभी कक्षकों के लिए क्या n देखेंगे, अन्यथा पहले n+l देखेंगे। ठीक सर, तो पहले ऑप्शन के लिए ए के लिए आप देखो n+l का जोड़ देखो। यहाँ सीधे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ n लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख देता हूँ l, यहाँ 4, यहाँ 2, कितना हो गया बोलो 6। बी ऑप्शन के लिए देखो, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ बोलो 5। सी ऑप्शन के लिए देखो, यहाँ 4, यहाँ 1, बोलो क्या 5। देखो अगले के लिए, यहाँ पर हमारे पास डी के लिए 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर बोलो 5। फिर यहाँ पर देखेंगे किसके लिए बेटा? डी के बाद ई के लिए, ई के लिए 3 और 1 बोलो 4। मतलब सबसे ज़्यादा तो हो गया आपका ए का, है ना, और सबसे कम हो गया ई का, सबसे कम ई का। ठीक, अब ये तीनों का बराबर है, तीनों में क्या इसका n ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या हम सेकेंड नंबर। फिर हमारे पास इसका n सेम, l सेम। जब n+l दोनों ही सेम हो तब हम उनको इक्वल मान लेते हैं। तो b और d क्या हो गया? इक्वल। मतलब ये हमारा करेक्ट ऑर्डर बन रहा है। तो देखें कौन सा करेक्ट ऑर्डर है हमारे पास, जहाँ पर a का सबसे ज़्यादा, c, फिर हमारे पास b और d का बराबर, और सबसे कम किसका? e का। तो हम देख पा रहे हैं ए एकदम सही बैठ रहा है। ए चेक कर लें आप। नेक्स्ट में हमारे पास क्या कुछ काल्पनिक अभिक्रियाएं हमको दी गई है। साम्य स्थिरांक के मान को हमें यहाँ से निकालना है दी गई मास्टर रिएक्शन के लिए। तो ए और बी के बीच इक्विलिब्रियम का साम्य स्थिरांक वैल्यू कितना है बोलो? 2। बी से सी रिएक्शन के लिए जो साम्य स्थिरांक मान है वो कितना है बोलो? 4। और थर्ड रिएक्शन सी से डी के लिए साम्य स्थिरांक K3 का वैल्यू कितना है बोलो? 3। अब हमें इसका मास्टर रिएक्शन क्या बनाना है, तो इसका मास्टर रिएक्शन है ए से क्या चाहिए बोलो? डी। मतलब ए कहाँ आ रहा है? लेफ्ट में। डी कहाँ आ रहा है? राइट में। मतलब अब हमें क्या केवल ए डी को बचा के सबको काटना है। तो क्या यहाँ बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा अगर मैं सबको ऐड कर दूँ। ऐड मतलब इधर साम्य स्थिरांक के लिए जो हमारे मास्टर रिएक्शन का K4 है क्या उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो K1 इंटू K2 इंटू बोलो क्या K3। तो यहाँ 2 इंटू क्या 4 8,
और 8 इंटू 3 क्या 24 हमारा क्या इस मास्टर रिएक्शन का सामस्थिरांक वैल्यू होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 24। नेक्स्ट अगला क्या है भाई, अगला हमारे पास बायोमोलिक्यूल के लिए विटामिन के कुछ नाम और उनकी डिसीज़ का सही मिलाप पहचानना है। तो विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, क्या जीरोप्थेल्मिया और रतौंधी रोग होता है, तो ए का करेक्ट थर्ड हो रहा है। थायमीन, विटामिन B1, बेरी बेरी रोग, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग। एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्बी, विटामिन सी, और राइबोफ्लेविन B2, चिलोसिस और ग्लोसाइटिस। ठीक, तो आपका ए का थर्ड हो गया, ठीक सर, बी का फर्स्ट हो गया, और सी का सेकंड हो गया, और डी का हमारा डी का यहाँ पर सेकंड हो गया। चेक कर लो थोड़ा सा, सी जो है सी का फोर्थ और डी का क्या सेकंड, चेक कर लो। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, मतलब बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ठीक बेटा, नेक्स्ट अगला देखें तो अगला हमारे पास एक चक्रीय ईथर है जिस पर RMgX का योग कर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या ये पता करना है कि किस पर क्या चार्ज रखें। यहाँ कार्बन हमारा नॉन मेटल नेगेटिव, मेटल पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड जो है जिस ओर मूव करेगा, क्या उधर हम नेगेटिव और उसके अपोजिट पर क्या पॉजिटिव। ठीक, अब रिएक्शन पर क्या होने वाला देखो, यहाँ पर हमारे पास CH2 के साथ क्या ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वाले पर Mgx लगाना है। इधर हमारा CH2 और इस पर हमको R लगाना है। आगे क्या करना बोलो, जल अपघटन। इसका जल अपघटन करा देते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर H+, यहाँ पर OH-। तो फाइनली हमारा क्या एक 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो गया। फाइनली एक 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो गया, साथ में Mgx और OH मिला। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, देखो क्या हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है बेटा, आइसोपेंटेन में कितना 2 डिग्री कार्बन है। आइसोपेंटेन मतलब 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन में सेकंड कार्बन पर क्या एक मिथाइल शाखा। तो अब आप इन पर फटाफट डिग्री लिख दो। 1 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। कितना 2 डिग्री कार्बन है, तो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट हमारे पास यदि हाइड्रोजन केंद्रक के चारों ओर मध्य अवस्था में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अवशोषित करता है तो उसके कोणीय संवेग में वृद्धि होगी। ठीक, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ऊर्जा का एक फॉर्मूला पढ़ा है, -13.6 इंटू Z²/n²। ठीक सर, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z1 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या E बराबर -13.6 और यहाँ पर ये जो है हमारा N, अगर हम इसका क्या पहली कक्षा के लिए मान रखते हैं तो ये हमारे पास उसकी पहली कक्षा के लिए ऊर्जा का मान कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, अब उसने यहाँ से क्या कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर किसी अन्य कक्षा में गया, और वो जिस कक्षा में गया उसका हमें यहाँ पर क्या ऊर्जा मान पहले पता करना है, देन हम उस कक्षा का n पता करेंगे। तो यहाँ हमारे पास पहली कक्षा के लिए ऊर्जा का मान कितना हो गया, बोलो -13.6। उसने कितने का अवशोषण करा, तो आप कहोगे कि क्वेश्चन कह रहा है 10.2 का। 10.2 का करा, इसका मतलब वो जिस कक्षा में गया है वहाँ पर उसकी ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो क्या हम सर n पता कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारे पास En क्या उस कक्षा के लिए निकालना है, हमारे पास सूत्र है पहली कक्षा के लिए 13.6, जहाँ से वो चला था n2 का स्क्वायर, हमने En पता कर लिया है कितना, -3.4। तो मैं यहाँ n स्क्वायर यहाँ पर -13.6
यहाँ पर -3.4, इसे अगर काटता हूँ तो मुझे यहाँ 4 मिलेगा, और n स्क्वायर तो यहाँ पर क्या 2 का हमारा वर्ग, 2 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, यहाँ पर क्या आ गया हमारा कक्षा का मान n बराबर 2। ठीक सर, अब हमें यहाँ पर अगली स्टेप में क्या करना है, तो यहाँ हमें क्या डेल एम वी आर ज्ञात करना है, उसकी कक्षा के कोणीय संवेग का अंतर ज्ञात करना है। और हम सब जानते हैं कि हमारे पास कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन बोलो क्या 2 पाई। ठीक सर, तो देखो यहाँ पर ये कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एम वी आर क्या उसका द्वितीय कक्षा माइनस एम वी आर प्रथम कक्षा। ठीक सर, अब देखो यहाँ पर एम वी आर 2 के लिए एन का मान कितना 2, तो यहाँ पर हम पहले वैल्यू भी पुट कर देते हैं 2 इंटू क्या h अपॉन 2 पाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, पहली कक्षा के लिए जहाँ से वो चला था 1 h अपॉन बोलो सर क्या 2 पाई। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, कटने के बाद h अपॉन पाई, और यहाँ पर क्या हो गया 0.5 h अपॉन बोलो क्या बोलो पाई, 1 h अपॉन पाई माइनस 0.5 h अपॉन पाई, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको 0.5 h अपॉन पाई, या इससे आप चाहो तो 1/2 h अपॉन पाई, इतने का कोणीय संवेग अंतर होगा 1/2 h पाई के। ठीक है, तो अब आप अपने इस आंसर को देखो तो क्या आपको अपना आंसर बी में चमकता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट देखें, आइडोफॉर्म बहुत बार बहुत सारे टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आइडोफॉर्म के लिए आपको कार्बोनिल कंपाउंड में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप चाहिए, जिसके साथ जेड में हाइड्रोजन, अल्काइल, फिनाइल, CHO कार्बोक्सिलिक समूह चलेगा, और वे सभी अल्कोहल जिसमें CH3 CHOH के साथ क्या जेड ग्रुप आ जाए, जो कि क्या हमारा इन्हीं में से HR पीएच के रूप में होगा तो देगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड और ये वाले अल्कोहल से क्या हेलोफॉर्म टेस्ट आता है, हेलोफॉर्म का ही क्या एक टेस्ट आइडोफॉर्म होता है। इथेनॉल, तो इथेनॉल को अगर आप देखोगे तो क्या इथेनॉल में वो कंडीशन है जो हमें चाहिए है, मतलब ये टेस्ट दिखाएगा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल, थोड़ा सा और इसको मैं इसी स्टाइल में लिखता हूँ, CH3 CHOH CH3, क्या ये भी हमारा टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। अगला देखो एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, क्या ये भी सर हमारा टेस्ट देगा? देगा। बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, देखो क्या वो ग्रुप है? क्या नहीं है, मतलब ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो क्या बोला है, जब कोई अकार्बनिक लवण जल में निष्कर्षण से BaCl2 मिलाया जाए तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। ठीक, आइए देखें, I- वाटर के साथ जब क्या मिलाते हैं, BaCl2 मिलाते हैं, तो ये विलय हो जाता है, इसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता। ठीक, अब सर SO3 यहाँ पर -2, जब इसको जल के साथ क्या BaCl2 मिलाते हैं तो यहाँ पर बेरियम सल्फाइड का सफ़ेद PPT फॉर्म होता है, सफ़ेद क्या होता है, PPT फॉर्म होता है, जिसको अगर मैं आगे क्या मिलाऊं, तनु HCl मिलाऊं, तो यहाँ पर हमारा क्या क्या बनता है, तो बेटा यहाँ पर हमारा BaCl2 बनता है, हमारा यहाँ पर वाटर बनता है, और SO2 गैस यहाँ से अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? SO2, मतलब यहाँ पर ये इसके अंदर घुलकर क्या वाइट PPT बनाता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर क्या ये वाला एकदम आयन नेगेटिव के लिए सही टेस्ट है, पर आगे भी हम देखें तो SO4 क्या बेटा 2- हमारा किसके साथ सर, BaCl2 के साथ बिल्कुल वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, BaCl2 के साथ क्या बनाएगा,
वाइट पीपीटी बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा वाइट पीपीटी। बट आगे हम इस BaSO4 की तनु HCl से रिएक्शन करेंगे, तब ये इसके साथ क्या रिएक्शन नहीं करेगा, इसके साथ ये अपना क्या इनसॉल्यूबल रहेगा। ठीक है, देखें नेक्स्ट हमारे पास NO2 माइनस, तो ये जल और BCl2 के साथ ही सॉल्यूबल होकर क्या हमें मिलता है, तो ये इसके अंदर सॉल्यूबल हो जाता है, तो इसका कोई वाइट पीपीटी फॉर्म नहीं होता। तो वाइट पीपीटी भी बने, देन आगे HCl मिलाएं तो उसमें सॉल्यूबल कौन होता है, ये टेस्ट किसका कंफर्मेशन देता है, तो वो है हमारा सल्फाइड आयन का। नेक्स्ट क्या है, जेल्डॉल विधि में नाइट्रोजन निकलता है। तो जेल्डॉल विधि में हम सबसे पहले जो N2 होता है उसको H2SO4 से ट्रीट कर क्या अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, देन आगे बेस मिलाने पर क्या हमारा अमोनिया गैस निकलता है। कौन सा गैस, अमोनिया गैस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, अमाइड। अमाइड में अगर हम इस कार्बन का संकरण देखें तो 3 सिग्मा 1 पाई के साथ sp2 है, बट ये जब हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कर क्या बना सर, ये बना 1 डिग्री एमीन, तो इस कार्बन का संकरण हो गया sp3। तो sp2 से कहाँ जा रहा है बोलो, sp3 की ओर। नेक्स्ट अगला क्या है सर हमारे पास, किसी आवर्त में सर्वाधिक आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा जहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो क्या वहाँ से आएगी, तो किसी भी आवर्त में सबसे अगर हमारे पास Ip की वैल्यू ज़्यादा है तो वो अक्रिय गैस के लिए है। किसके लिए है, अक्रिय गैस, क्योंकि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या अधिशोषण के लिए सही है। तो पहले तो अधिशोषण हमारा एडजॉर्प्शन क्या होता है उसे समझे। ये हमारे पास एक द्रव है बेटा, इस द्रव की सतह से बाहर स्थित हमारे द्रव या गैस के कणों पर एक अट्रैक्शन बल लगेगा, ठीक, एक आकर्षण बल लगेगा, और इस आकर्षण बल से क्या इन कणों को इस द्रव की सतह से जोड़ा जाएगा। ठीक, तो हम लोग जिसकी सतह पर लाकर जोड़ा जाता है उसे अधिशोषक कहते हैं, जिसको जोड़ा जाता है उसको अधिशोष्य बोलते हैं, और अधिशोष्य का अधिशोषक से आकर्षण कर बंधना क्या अधिशोषण कहलाता है, जिससे सतही क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। ठीक सर, अब यहाँ पर क्या शब्द आया है बोलो, आकर्षण। आकर्षण मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब डेल्टा H नेगेटिव। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अधिशोषण एक कैसी रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी। अब डेल्टा H की बात करूं तो भाई साहब डेल्टा H जो है हमारे पास क्या होने वाला है जरा देखो। तो डेल्टा एस जो होने वाला है, क्या हम यहाँ जो गैसियस पार्टिकल थे वो रेंडमनेस में थे, वो अपनी अनियमित गति में थे, जिसको हमने अट्रैक्शन से क्या वेल अरेंज्ड ऑर्डर दे दिया, इनको हमने व्यवस्थित कर दिया, और कणों का व्यवस्था का बढ़ना या व्यवस्थित करना एंट्रोपी में कमी कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमने अव्यवस्था में क्या ला दी, कमी ला दी। अब डेल्टा जी की बात करूं तो डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो काम है ये अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा डेल्टा जी का वैल्यू भी क्या मिलेगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ पर ये तीनों का ही वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, जिसे याद रख पाना क्या हमारे लिए आसान हो जाएगा। और नेगेटिव मतलब क्या ये जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है। तो जीरो से छोटे वाले सारे मान देख लो। तो यहाँ पर हमारे पास देखो जीरो से छोटे वाले सारे मान हमारे पास किस ऑप्शन के अंदर है, तो सर ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है बेटा, निम्न में से कौन से जोड़े में दोनों धातु परमाणु अपनी उच्चतम स्टेट में है। ऑक्सीजन -2, क्लोरीन -1, तो -2 × 2 -4, -1 × 2 -2, और -2 + 2 -4 + 4 यहाँ आ गया क्रोमियम प्लस से मैक्सिमम स्टेट में। Mn का यहाँ पर
ऑक्सीजन के लिए -2 इंटू 4 -8, -1 रखा +8 तो हो गया +7। यहाँ पर टाइटेनियम हमारा किस स्टेट में है, बोलो +6। टाइटेनियम का +6 होता ही नहीं है। यहाँ पर मैग्नीज क्या +4 स्टेट में है, ठीक। यहाँ पर Fe की बात करूँ +3 में है, यहाँ Mn की बात करूँ किस में है, +6 में। तो यहाँ पर Mn का मैक्सिमम स्टेट +7 है जो कि नहीं है, Fe का +6 है जो कि नहीं है। टाइटेनियम का हमारे पास कितना होता है, +4 जो कि नहीं है। Mn का +7 होता है जो कि नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला, ए। दोनों ही क्या अपने हायर स्टेट में है, क्रोमियम का +6 और Mn का +7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि K3 FeCN6 75% क्या हो रहा है बेटा, वियोजित हो रहा है, तो इसका वॉन्टा फैक्टर का मान। तो वियोजन के लिए I बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, ठीक। अल्फ़ा परसेंट में कितना बोला, 75%। तो इसका अल्फ़ा वैल्यू परसेंट हटाकर क्या 0.75 आ जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। n कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ आयन देखो, तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमारा यहाँ पर 3K+ और क्या Fe बोलो CN6 3-, ठीक है। कितना आयन है, बोलो 4। अब देख लो यहाँ पर I बराबर 1 प्लस यहाँ पर मैंने करा 4 -1 और यहाँ पॉइंट क्या रखा बेटा, 75। I बराबर 1, यहाँ से मिला मुझे 3 इंटू में 0.75 मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आपका 2.25 और 2.25 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3.25 इस वॉन्टाफ गुणांक। इसका सही वॉन्टाफ गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, 3.25। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 2 अवस्था में उत्तेजित करने पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी। ठीक सर, यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन की पहली कक्षा के लिए ऊर्जा निकालूं तो -13.6, 1 का वर्ग अपॉन n का मान 1 है पहली कक्षा के लिए, तो ये हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब सर हमको दूसरी कक्षा के लिए ऊर्जा निकालना है तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का वर्ग मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बोलो क्या एटम। अब मुझे उससे उत्तेजित ऊर्जा एक्साइटेड एनर्जी निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, जहाँ से चला उस कक्षा की ऊर्जा और जहाँ पहुँच रहा उसकी ऊर्जा। तो यहाँ पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, 13.6। इसको जब सॉल्व करोगे तो -3.4 प्लस 13.6, तो आंसर विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देकर क्या हम उसको एक्साइट कराएंगे। तो कितना एनर्जी लगेगा, तो बोलो 10.2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास जिनाइन के नेक्स्ट क्या है, तो हमारे पास जिनान के कुछ फ्लोराइड दिए गए हैं जिनमें हमसे लोन पेयर का मान पूछा गया है। तो आइए देखें, ये है जिनॉन का डाइफ्लोराइड, ये है जिनॉन का टेट्राफ्लोराइड और ये है जिनॉन का हेक्साफ्लोराइड। क्यों ना मैं इसमें सारे पेयर निकाल दूं, तो आप पता कर सकते हो। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट 2, तो 10/2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5, जिसमें बॉन्ड पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 2 है, तो हम कह सकते हैं लोन पेयर 3। फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 और मोनोवेलेंट 4, तो 8 और 4 12, 12 बटे क्या हो गया 2, 12/2 मतलब 6, 6 में बॉन्ड पेयर कितने हो गए, तो हम कहेंगे 4, तो लोन पेयर कितना हो गया बोलो 2। फिर देखो 8 और 6 14, 14 को डिवाइड किया 2 से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया 7, उसमें बॉन्ड पेयर आ गए बोलो 6, तो लोन पेयर आ गया 1। मतलब हमारे पास पहले फ्लोराइड में 3, फिर 2, फिर 1, 3 2 1 मतलब ए इज़ करेक्ट। तो बेटा इस तरीके से
हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का ये कंप्लीट सॉल्यूशन देखें। इसको मैंने डिटेल में क्यों बनाया, ताकि कहीं ना कहीं हमारा कोई कंसेप्ट इनकम्प्लीट रहा हो तो उसे हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर सके। और अब मेरी ओर से, पूरी MGCI टीम की ओर से आपको आपकी आने वाली नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपनी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से करके आएँ और आप सभी लोग अपने दिमाग को अंतिम समय में शांत और खुश रखें, ताकि हम अपनी एग्ज़ाम को और बेहतर तरीके से लिख पाएँ, दे पाएँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।